वेलकम टू वीडियो 3 ऑफ चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछले वीडियो के एंड में हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बारे में बात की थी, तो अब वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सी इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर मेटल्स, अलॉयज एंड सेमीकंडक्टर्स, इट लुक्स लाइक दिस। मेटल के केस में रेसिस्टिविटी जो है, दिस इज रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो मेटल्स के केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी बढ़ती है। एलॉयज़ के केस में भी रेसिस्टिविटी बढ़ती है, बट डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि एलॉयज़ के केस में जो इंक्रीमेंट है वो लीनियर है, और सेमीकंडक्टर के केस में ये उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने से। देयर आर सम मटेरियल्स जैसे नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटेन और मैंगनीन, ये हाई रेसिस्टिविटी, हाई रेसिस्टेंस वाले मटेरियल हैं ये तीनों। इन सब की खास बात क्या है कि एक तो ये वायर बाउंड रेसिस्टर में यूज़ होते हैं। वायर बाउंड रेसिस्टर हमने देखा था कि दो तरीके के रेसिस्टर होते हैं, वन इज़ वायर बाउंड रेसिस्टर, वन इज़ कार्बन रेसिस्टर्स। कार्बन रेसिस्टर सिलेबस में से हट गया है इस साल के लिए। वायर बाउंड रेसिस्टर वो है जो एक मटेरियल का हम वायर यूज़ करते हैं एज रेसिस्टर, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये जो मटेरियल हैं इनको वायर बाउंड रेसिस्टर में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इनकी जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है रेसिस्टिविटी की वो बहुत कम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन आता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से या कम होने से, इसकी रेसिस्टिविटी पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इनकी रेसिस्टिविटी पे, जो कि मेटल्स के केस में होता है। मेटल्स के केस में टेम्परेचर चेंज करने से रेसिस्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन इन मटीरियल्स की टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है रेसिस्टिविटी की वो कम है। नाउ वी नो दैट, हमने ये इक्वेशन पहले देखी थी कि देखो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, और कंडक्टिविटी हमने देखा था इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, राइट। सो रेसिस्टिविटी विल बी एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहाँ से हमें देखने को ये मिलता है कि जो रेसिस्टिविटी है हमारी, दिस रेसिस्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। एक तो ये बात है, रेसिस्टिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के। इसका क्या मतलब है? अगर हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रेसिस्टिविटी घटेगी, राइट। अब मेटल्स के केस में जनरली एन जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में एन जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एन बढ़ेगा। इसको ऐसे लिखते हैं, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, देन एन इंक्रीजेस फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब इंसुलेटर जो है वो तो कंडक्ट नहीं कर रहा है भले ही एन इंक्रीज़ करे, बट सेमीकंडक्टर की बात करें तो एन इंक्रीज़ होगा, और एन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? रेसिस्टिविटी विल डिक्रीज़, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी डिक्रीज़ होता है। ये रीज़न हमें पता होना चाहिए कि डिक्रीज़ तो हो रहा है, ठीक है, ये जो ग्राफ है, लेकिन ये डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? इस वजह से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ मेटल्स देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एन, एन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। मेटल्स के केस में टाउ ज़रूर अफेक्ट होता है। टाउ जो है हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम मेटल के केस में डिक्रीज़ होगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होगा तो मतलब रो विल इंक्रीज़। इसको भी लिख लेते हैं, फॉर मेटल्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, कैपिटल टी इज़ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रिलैक्सेशन टाइम जो है टाउ वो डिक्रीज़ होगा, राइट, क्योंकि कोलिजन्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, बार बार कोलिजन होगा तो टेम्परेचर जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम होगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होगा तो रेसिस्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी, जो हम इस ग्राफ में देख रहे हैं, पहले वाले ग्राफ में, राइट। दिस इज सीन इन द फर्स्ट ग्राफ। और एक और चीज़ जो याद करने की है, रखने की है, वो ये है कि मेटल्स के ऊपर, मेटल्स के केस में टेम्परेचर चेंज होने से एन पे फ़र्क नहीं पड़ता है। एन इज़ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डजंट गेट अफेक्टेड। बट अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, राइट, बट एट द सेम टाइम टाउ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो
टाउ के ऊपर वही फ़र्क पड़ेगा जो मेटल्स के केस में पड़ता है। सेमीकंडक्टर के केस में भी टाउ पे वही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब कोलिजन्स फास्ट होंगे तो टाउ 2 रिड्यूस करेगा। तो फॉर सेमीकंडक्टर्स इफ़ टी इंक्रीजेज, इस सेमीकंडक्टर के लिए लिख लेते हैं, इफ़ टी इंक्रीजेज टाउ डिक्रीजेज, ठीक है, टाउ तो डिक्रीज़ करेगा। तो उस केस में फिर रेसिस्टिविटी तो इंक्रीज़ करनी चाहिए। जस्ट लाइक मेटल्स द रेसिस्टिविटी शुड इंक्रीज़ एंड दैट हैपन्स, रेसिस्टिविटी एक्चुअली इंक्रीजेज। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो जितना, देखो टेम्परेचर बढ़ने से इस केस में रेसिस्टिविटी डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ रेसिस्टिविटी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं, ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से रेसिस्टिविटी पे जो फ़र्क पड़ा है और टाउ रिड्यूस होने की वजह से जो रेसिस्टिविटी पे फ़र्क पड़ा है, ये दोनों ऑपोजिट इफ़ेक्ट्स हैं। ये दोनों इफ़ेक्ट जो है वो ऑपोजिट हैं, लेकिन ये वाला जो इफ़ेक्ट है ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ा है, जो रेसिस्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ मोर सिग्निफिकेंट, ठीक है। इस वजह से ओवरऑल रो डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज फॉर सेमीकंडक्टर्स। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर, ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। बस ये है कि टाउ की वजह से, टाउ डिक्रीज़ होने की वजह से रो इंक्रीज़ होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना एन इंक्रीज़ होने की वजह से रो डिक्रीज़ कर रहा है। इफ़ यू स्टिल डोंट गेट इट, एक बार उसको दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा से प्ले करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो जो रेसिस्टिविटी है मटेरियल्स की वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती है, ठीक है। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। लेकिन अलग अलग मटेरियल की रेसिस्टिविटी का जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर का अलग अलग असर पड़ता है मटेरियल्स की रेसिस्टिविटी पे। मेटल्स की अगर बात करें तो मेटल्स का जो बिहेवियर है वो कुछ रेंज के लिए, फॉर अ लिमिटेड रेंज, जो रेसिस्टिविटी होती है उसको हम एक फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका जो बिहेवियर है वो प्रेडिक्टेबल है। फॉर दैट वी यूज़ दिस इक्वेशन, रेसिस्टिविटी ऑफ अ मेटल एट टेम्परेचर T, उसको अगर हम लिखें रो एट टेम्परेचर T, दैट इज़ गिवन बाय रो ज़ीरो, इसको बोलेंगे रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T0, जो हमारा एक रेफरेंस टेम्परेचर है। T0 हमारा रेफरेंस टेम्परेचर है। सो दिस इज़ रो T इज इक्वल टू रो ज़ीरो और रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। एंड व्हाट इज़ डेल्टा T हियर? डेल्टा T जो है वो T और T0 के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। डेल्टा T इज़ T माइनस T0। एंड अल्फ़ा क्या है इसमें? अल्फ़ा इज़ कॉल्ड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। और ये जो अल्फ़ा है इसकी अलग अलग मटेरियल्स की अल्फ़ा वैल्यूज़, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी वैल्यू है, ये टेक्स्ट बुक में दी हुई है एक टेबल और कॉलम में। वो हमें याद नहीं रखनी है, बट सिर्फ आइडिया के लिए, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कितनी वैल्यूज़ होती हैं, हम उसको देख सकते हैं। दिस फार्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज रो T इज इक्वल टू रो ज़ीरो 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T0. This formula relates the resistivity with temperature coefficient of resistivity, और हम इसको तब भी यूज़ करते हैं जब हमें एक टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी दी हुई है और हमें किसी और टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी निकालनी है। इन दैट केस वी यूज़ दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल 3.3 देखेंगे जिसमें इसको हम अप्लाई करेंगे। द क्वेश्चन इज़, हमारे पास एक टोस्टर दिया हुआ है, उसके अंदर नाइक्रोम वायर यूज़ हुआ है, नाइक्रोम एलिमेंट बोलते हैं उसको। तो व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पासिस थ्रू इट, तब शुरू में उसका रेसिस्टेंस दिखा रहा है 75.3 ओम, जो रूम टेम्परेचर पे है। रूम टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। जब हमने इसको सप्लाई से कनेक्ट किया, जो 230 वोल्ट की सप्लाई है, तो इसमें से जाने वाला जो करंट है वो 2.68 एम्पियर है। एंड इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि आफ्टर ए फ्यू सेकेंड इट रीचेज दिस स्टडी वैल्यू, ठीक है। स्टडी वैल्यू पे आता है 2.68, और ये पूछा है कि इसका स्टडी टेम्परेचर क्या होगा, इस नाइक्रोम एलिमेंट का स्टडी टेम्परेचर क्या होगा। अल्फ़ा जो है हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस
नाइक्रोम का, उसकी वैल्यू दी गई है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस इज़ द यूनिट ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेडी स्टेट, स्टेडी टेम्परेचर, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये देखेंगे, क्वेश्चन में ये भी स्पेसिफाई किया गया है कि करंट जो है व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज़ पासिंग। इसका क्या मतलब है? अगर शुरू में स्मॉल अमाउंट करंट पास कर रहा है तो जो नाइक्रोम एलिमेंट है उसका टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर सेम रहेगा, देयर इज़ नो राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे, लेट्स से टेम्परेचर 1 हमारा है 27 डिग्री सेल्सियस, एंड जो रेसिस्टेंस है इस टेम्परेचर पे R1 उसको लिखेंगे 75.3 ओम। ये हमारा रेसिस्टेंस है टेम्परेचर 1 पे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम करंट इंक्रीज़ करेंगे, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द सप्लाई द करंट विल इंक्रीज़, करंट इंक्रीज़ करेगा। करंट इंक्रीज़ होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेसिस्टेंस बढ़ेगा। व्हेन करंट आई इंक्रीजेस, करंट इंक्रीज़ होने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, T इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। रेसिस्टेंस बढ़ने से फिर क्या होगा, करंट डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, देन इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द करंट, उल्टा इफेक्ट पड़ेगा अब करंट पे। तो जो करंट बढ़ रहा था वो अपने आप को अब कम करने का रीज़न बनेगा। ठीक है, ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन। लेकिन ये जो स्टेडी टेम्परेचर की जो बात हो रही थी या स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट, इसका यही मतलब था कि बाद में करंट बढ़ने के बाद जब कम हो जाएगा और एक स्टेडी वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, वो स्टेडी वैल्यू है 2.68 एम्पियर। सो आई इरेज दिस पार्ट। तो हमारा जो रेसिस्टेंस है और जो टेम्परेचर है और जो करंट है वो सब एक स्टेडी वैल्यू अटेन कर लेंगे। लेट्स से दिस सेकेंड रेसिस्टेंस इज R2 जो हमें नहीं पता है, और करंट की वैल्यू दी गई है, वोल्टेज की वैल्यू भी दी गई है। सो इफ़ V इज़ इक्वल टू 230 वोल्ट एंड करंट I इज़ इक्वल टू 2.68 एम्पियर, तो ये रेसिस्टेंस उस टाइम पे कितना होगा? दिस इज़ R2, हाउ मच इज़ इट? R इज़ इक्वल टू V बाई I इज़ 230 बाई 2.68 एम्पियर, जो आएगा 85.8 ओम्स। ठीक है, सो दिस इज़ आवर रेसिस्टेंस 2। अब क्या करेंगे हम, हमें ये रिलेशन मालूम था, वी हैव सीन जस्ट नाउ, वी हैव सीन दिस रिलेशन, ρ2 इज इक्वल टू ρ1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। और रो और रेसिस्टेंस का रिलेशन क्या है? रो इज इक्वल टू RA/L। तो क्योंकि एरिया और लेंथ में कोई चेंज नहीं आया है, हम रेसिस्टेंसेस का भी रिलेशन लिख सकते हैं इसी तरीके से, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। और अब हम जो जो वैल्यूज़ है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ है? R2 की वैल्यू हमें मालूम है, R2 इज़ 85.8 इज इक्वल टू R1 इज़ 75.3 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें मालूम है, इट इज़ 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी हमें नहीं मालूम है, सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। So the steady temperature
obtained is 847 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल 3.4 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3.4 में पूछा है कि रेसिस्टेंस दिया गया है एक वायर का, प्लेटिनम वायर है, उसका रेसिस्टेंस आइस पॉइंट पे मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे है 5 ओम, स्टीम पॉइंट पे मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेसिस्टेंस है 5.23 ओम, बढ़ गया है टेम्परेचर बढ़ने से। तो एक जब उसको सेम टेम्परेचर को, सेम वायर को जब हम एक हॉट बाथ में डिप करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस पाया गया है 5.795 ओम, मतलब पहले वाले से भी ज़्यादा, स्टीम पॉइंट से भी ज़्यादा। तो उस बात का टेम्परेचर क्या है? तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और एकदम श्योर सी बात है कि ये जो रेसिस्टेंस दिया गया है 5.795 ये 100 डिग्री से भी ज़्यादा वैल्यू पे होगा। सॉल्यूशन के लिए एक ही फॉर्मूला चाहिए जो अभी यूज़ किया था हमने, आर टी एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू R0 R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। क्योंकि हमारे पास 3 अलग अलग टेम्परेचर हैं और 3 अलग अलग रेसिस्टेंस, तो हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। पहले रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर एट 100 डिग्री लिख लेता है। रेसिस्टेंस एट 100 डिग्री इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 100 माइनस 0, और इस वाले केस में रेसिस्टेंस एट सम टेम्परेचर T जो हमें निकालना है, आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस 0, हमें T नहीं पता कितना है। अब हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट अल्फ़ा हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ अल्फ़ा है और यहाँ पे भी अल्फ़ा और T हमारे पास वेरिएबल है। सो व्हाट वी कैन डू इस इक्वेशन से बनेगा R100, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 100 टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस कितना था 5.23 इज इक्वल टू R0 इज़ 5 ओम 1 प्लस 100 अल्फ़ा, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5 प्लस 500 अल्फ़ा, and this is 5.23 minus 5 is equal to 500 अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.23 बाई 500। अब इस अल्फ़ा को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो व्हाट डू वी गेट, आर टी, टी टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस कितना ये दिया गया है 5.795 इज इक्वल टू R0 इज़ 5 1 प्लस T अल्फ़ा, दिस इज़ 5 प्लस 5T अल्फ़ा, 5.795 माइनस 5 इज इक्वल टू 5T, और अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.23 बाई 500, तो ये हो जाएगा 0.795 इज इक्वल टू 5 से 500 यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 100 मिलेगा। सो दिस इज T 0.23 by 100 T. So what is our temperature T? 100 को ऊपर लेके जाएंगे, this becomes 79.5 divided by 0.23 which is 345.65 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ आवर टेम्परेचर। ये इतने टेम्परेचर पे 5.795 ओम रेसिस्टेंस अचीव करेगा।